हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। हम लोग बच्चे भारतीय राजनीति एवं सिद्धांत कर रहे हैं, या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सिद्धांत आप बोल सकते हैं। उसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा है बच्चे। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। पार्ट 2 में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो, ठीक है ना, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चांसेस बनते हैं कि उसी तरह के क्वेश्चंस या उसी तरह के क्वेश्चंस को आधार बना के आगे वाले एग्जाम्स में या आने वाली परीक्षाओं में क्या किए जाएं, प्रश्न बनाए जाएं बच्चे, ठीक है। तो एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं मैं भानु बच्चे। आज हम लोग बच्चे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी जो पंचायती राज है बच्चे, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, या पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में देखे जाते हैं। तो जनरली वहाँ पे भाग 9 और अनुच्छेद जो है बच्चे पंचायती राज का वो 243 है बच्चे, 243। यानी चैप्टर भाग 9 में पंचायती राज को एक्सप्लेन किया गया है बच्चे, और अनुच्छेद जो है वो 243 है बच्चे। और शेड्यूल में अगर आप जाते हैं तो शेड्यूल 11 जो है बच्चे वो पंचायती राज्य से संबंधित है बच्चे, और शेड्यूल जो 12 है यानी अनुसूची 11 जो है वो पंचायती राज्य से संबंधित है। अनुसूची 12 जो है बच्चे उसमें एक तरह से नगर पालिका के प्रावधानों की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाग 9 जो है वो पंचायती राज्य से संबंधित है, और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है बच्चे, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो 243 है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चे कि संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिका के गठन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 9A में अगर हम आते हैं बच्चे, तो वहाँ पे नगर पालिका के स्थापना की व्यवस्था की गई है, और पंचायती राज्य की जो व्यवस्था की गई है स्थापना के बच्चे, वो भाग 9 में की गई। तो भाग 9A जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, और भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद जो है बच्चे, ठीक है ना, अनुच्छेद जो है वो 243 है बच्चे, ठीक है। अनुच्छेद जो 243 अगर हिंदी में बोला जाए तो य और छ, ये जो 3 अनुच्छेद हैं बच्चे, 243 243 य और 243 छ, ये जो अनुच्छेद हैं बच्चे, ये अनुच्छेद कहीं न कहीं संविधान में नगर पालिका की व्यवस्था करती है बच्चे। तो ये अनुच्छेद भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चे कि संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों के प्रावधान किए गए हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंधों के प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 11, ठीक है ना, यानी पार्ट 11 आपको ध्यान में रखना। और अनुच्छेद यानी 245 से लेकर 263 तक का जो अनुच्छेद है बच्चे, उसमें भारत के संघ और राज्यों के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तो भाग 11 जो है बच्चे वो भारत के संघ और राज्यों के संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। पूरी व्याख्या अगर आपको देखनी है तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। 263 में बच्चे अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, यानी आर्टिकल जो 263 है बच्चे, उसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसको इंग्लिश में बच्चे इंटर स्टेट काउंसिल बोला जाता है, और इसमें सभी राज्यों को सदस्यता दी जाती है। और राज्यों में किसी भी प्रकार का विवाद अगर उत्पन्न होता है, चाहे सीमा से संबंधित, जल से संबंधित, संसाधनों से संबंधित लेकर, तो उस विवाद पे आपसी बातचीत के द्वारा क्या किया जाता है, हल किया जाता है उस विवाद को। तो अंतर्राज्यीय परिषद का मेन यही उद्देश्य होता है। तो आर्टिकल 263 में अगर आप आएंगे बच्चे, तो वहाँ पे अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में क्या किया गया है, बोला गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 263 आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट बच्चे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त है।
मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है? तो अनुच्छेद 300A जो है बच्चे, इसमें अब संपत्ति का अधिकार मिलता है बच्चे। पहले संपत्ति का अधिकार आपको, ठीक है, आर्टिकल 31 में मिलता था, ठीक है ना। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, यानी 44वां संविधान संशोधन जो 78 में आया था बच्चे, 1978 में आया था, उस समय जो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार होता था बच्चे, उसको मूल अधिकारों से क्या किया गया, बाहर किया गया और उसे एक विधिक अधिकार के रूप में क्या किया गया, आर्टिकल 300E में जगह दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार के लिए तो एक अलग से आर्टिकल था बच्चे 31, और उसके अलावा आर्टिकल 19 में भी संपत्ति का अधिकार था जो बाई बर्थ मिलता था, जन्म से वो अधिकार आपको प्राप्त होते थे। तो आर्टिकल 300A ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है बच्चे, वो आर्टिकल 300A में है। आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चे, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद से कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु प्रावधान किया गया है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो IAS, IPS, IRS और IFS, ये 4 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं बच्चे, ठीक है। और इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो अनुच्छेद 312 में मिलती है। तो आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बातचीत किया गया है। इसके अलावा और भी आर्टिकल हैं बच्चे, 313, 14, 15, वहाँ पे अगर आप आएंगे तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के दायित्व क्या होंगे, इसके बारे में बताई जाती है। तो जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो सेवाएं होती हैं बच्चों, उनसे संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं वो UPSC कराता है, संघ लोक सेवा आयोग कराता है। और हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सेवाओं के लिए राज्य सेवा आयोग की भी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो उनके अलग से आर्टिकलों की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। क्लियर, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है बच्चे कि किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों संसद को प्रदान की गई। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं बच्चे, वो किस अनुच्छेद के तहत संसद को अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद जो है बच्चे वो 248 है। अब यहाँ पे हमें समझना होता है बच्चे कि अवशिष्ट शक्तियों के अलावा और कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और कौन कौन सी सूची होती हैं बच्चे। तो जब हम अवशिष्ट सूची की बात करते हैं बच्चे, तो उसके अलावा और भी सूची होती हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट यानी इनमें हमने क्या कर रखा है बच्चे, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करके विषयों को हमने क्या कर दिया, बांट दिया है बच्चे। तो संघ सूची में जो विषय आते हैं उस पर संघ सरकार यानी संसद को अधिकार होता है बच्चे कानून बनाने का। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उस पर राज्य की विधानसभाएं जो होंगी वो कानून का निर्माण करती हैं। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। इसके अलावा या अन्य जो विषय होते हैं बच्चे वो अवशिष्ट सूची में आते हैं, और अवशिष्ट सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं बच्चे उस पर कानून बनाने का अधिकार जो मिल जाता है, भारत में संसद को मिलता है, कनाडा में भी संसद को दिया जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएंगे और वहाँ का शासन प्रणाली देखेंगे तो वहाँ की शासन प्रणाली में शुद्ध संघीय शासन व्यवस्था है बच्चे, प्योर फेडरल सिस्टम है। तो जहाँ प्योर फेडरल सिस्टम होता है बच्चे, वहाँ अवशिष्ट शक्ति सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं बच्चे वो राज्य की विधानसभाओं को दी जाती है, न कि संघ सरकार को वो शक्ति दी जाती है कानून बनाने के लिए। यानी संसद जो है वो संघीय शासन व्यवस्था में अवशिष्ट सूचियों पर कानून का निर्माण नहीं करता है बच्चे। सिर्फ इस तरह की प्रक्रिया भारत में देखने को मिलती है बच्चे, और कनाडा के संविधान में ये व्यवस्था आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर प्रश्न कभी ये पूछ ले भविष्य में बच्चे कि अच्छा ये बता दीजिए कि भारतीय जो संविधान है या भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान के एकदम निकट है बच्चे, एकदम आसपास आपको दिखती है, ठीक है ना, जिसमें समानताएं मिलती हैं बच्चे, तो वो अमेरिका का संविधान नहीं है बच्चे, वो कनाडा का संविधान है। यानी जो कनाडा का संविधान है वो भारतीय संविधान और कनाडा के संविधान की विशेषताएं लगभग एक जैसी हैं बच्चे। मतलब बहुत सारी पार्ट्स, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं बच्चे जहाँ पे दोनों के चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। तो अगर पूछता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं
तो अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। या फिर अवशिष्ट सूची में जो विषय आते हैं उस पर कानून का निर्माण कौन करता है बच्चे? तो भी ऑप्शन में आपको संसद ही टिक करना है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जब आगे बढ़ते हैं बच्चे तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 324, जो आर्टिकल 324 है बच्चे, इसमें निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यानी अनुच्छेद 324 से लेकर 329, ठीक है, 324 से लेकर 329 के बीच में निर्वाचन आयोग की हमें क्या मिलती है, व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं और अगला एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है बच्चे, जो काफ़ी पेपर में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, इंडियो एंग्लो, ठीक है ना, इंडियो एंग्लो कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं बच्चे, उनका भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशंस होना चाहिए। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 331 में की गई है। यानी अनुच्छेद 331 में ये बोला गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य 2 होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं बच्चे, राष्ट्रपति के द्वारा उनका मनोनीत किए जाते हैं बच्चे। उन 2 सीटों पर चुनाव नहीं होता है, क्योंकि भारत में फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम के तहत चुनाव होता है, तो उनके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि पॉपुलर एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है। तो फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है उसके जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चे। तो लोकसभा, अगर आप बोल रहे हो कि भाई आपके देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो फिर सभी का क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे 2 जो सीटें होती है उस पर एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या कर लिया जाता है, मनोनीत कर लिया जाता है। तो कारण भी मैंने बता दिया कि क्या कारण है। आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चे, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय आयोग के गठन का प्रावधान है बच्चे? तो जो नेशनल शेड्यूल कास्ट है और नेशनल शेड्यूल जो ट्राइब्स है बच्चे, ये आर्टिकल 338 में थे, बाद में इनको सेपरेट कर दिया गया। 338 शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हो गया, 338A जो हो गया बच्चे वो शेड्यूल ट्राइब से हो गया। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। नेक्स्ट आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है बच्चे कि आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किसकी व्याख्या की गई है बच्चे? किस विषय की व्याख्या अनुच्छेद 343 में मिलती है? तो वहाँ पे हिंदी भाषा की व्याख्या की गई है बच्चे। यानी संघ शासन, यानी संघ की राज्य जो भाषा है बच्चे वो हिंदी है, वो आर्टिकल 343 में इसकी क्या की गई है, व्याख्या की गई है। तो राज्य भाषा होती है, मतलब राज्य का काम काज हिंदी भाषा में हो सकता है। और संघ में जो सरकार है बच्चे वो भी अपने कार्य को हिंदी में कर सकती है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी कर सकती है। तो राज्य भाषा यानी काम काज की जो भाषा है बच्चे, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है यूनियन गवर्नमेंट की, वो हिंदी है, ऐसा आर्टिकल 343 में बोला गया है बच्चे। राज्यों में कई ऑफिशियल भाषाएं होती हैं जिसमें काम किया जाता है। हिंदी एक आपकी संवैधानिक भाषा है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। और इंग्लिश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, वो एक सहायक भाषा है। जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं बच्चे, उनकी एक तरह से वो क्या करता है, असिस्ट करता है, सहायता करता है। तो असिस्टेंट लैंग्वेज के रूप फॉर्म में हम लोग इंग्लिश का क्या कर लेते हैं बच्चे, यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है बच्चे, ठीक है ना, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है बच्चे? तो जो आर्टिकल 356
रिलेटेड टू, तो जो आर्टिकल 356 जो है बच्चे, ये है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति के बारे में आर्टिकल 356 क्या करता है, जानकारी देता है। अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल है बच्चे, तो उसके लिए आर्टिकल 356 का यूज़ किया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप राष्ट्रपति शासन बोलते हैं बच्चे। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता देखने को मिल रही है बच्चे, तो राज्य जो है, ठीक है ना, राज्य के जो गवर्नर हैं वो राष्ट्रपति से विनती कर सकते हैं कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल है, इसलिए इस राज्य में राष्ट्रपति शासन को क्या किया जाए, लागू किया जाए। वैसे ही संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में भी वो प्रस्ताव जाएगा। उस प्रस्ताव से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। प्रस्ताव को पास करने के लिए 2 महीने का समय 2 मंथ में उस राज्य के जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है उससे संबंधित प्रस्ताव संसद में आएगा। 2 महीने के अंदर आपको उस प्रस्ताव को पास कराना होता है, तभी वो इमरजेंसी 6 महीने तक लग सकती है बच्चे। और उसके बाद अगर बढ़ाना है तो निर्वाचन आयोग आएगा, उस क्षेत्र का भ्रमण करेगा, उस क्षेत्र की समस्याओं को देखेगा, चीज़ें सही होंगी तो अगले, ठीक है ना, अगला इलेक्शंस क्या होता है, डिक्लेयर किया जाता है। जैसे अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पे विधानसभा का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है बच्चे, तो जब तक चुनाव होगा उस समय तो जो अभी सरकार, वर्तमान सरकार होती है, वही कार्यभार को देखती है, लेकिन वो पूरा का पूरा कार्यभार जो चलता है, कार्य जो होता है, काम काज जो होता है, वो गवर्नर के अंतर्गत होता है। तो ये बेसिक जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 356 जो है बच्चे, वो राष्ट्रपति शासन से लगाया कब जाएगा, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता देखने को मिलती है बच्चे, तभी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। क्लियर ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब दोबारा क्वेश्चन सुन लें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो उसका आर्टिकल है बच्चे 368। यानी आर्टिकल 368 में बच्चे संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है बच्चे, कि किस तरह से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया आप अनुच्छेद 368 में जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बच्चे। आगे आते हैं बच्चे। आपसे प्रश्न होगा कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यविधि कितने वर्ष की है बच्चे, ठीक है ना। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यविधि कितने वर्ष है, तो बच्चे वहाँ पे ऑप्शन आता है 6 वर्ष, ठीक है ना, 6 ईयर, यानी 6 वर्ष जो होती है वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो जो भी राज्यसभा का सदस्य होता है बच्चे, उसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है बच्चे, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती जब तक भारत का संविधान है। तो जो सदस्य होते हैं बच्चे, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा में चुन कर आते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के लिए जो चुनाव कराया जाता है, उस चुनाव का जो नाम दिया गया है बच्चे, वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, चुनकर आते हैं बच्चे। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और एक सिद्धांत बना हुआ है बच्चे कि हर 2 वर्ष पे 1/3 जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे। तो 1/3 जो सदस्य होते हैं बच्चे, वो हर 2 साल पे क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। बेसिक सभी लोगों को पता होता है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो एक तरह से क्या किए जाते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। कला के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से। ये 4 क्षेत्र होते हैं बच्चे। राष्ट्रपति उनसे 12 सदस्यों को चुनता है, लेकिन इन क्षेत्रों में आपका व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको व्यवहारिक अनुभव नहीं, आप चुन कर आ जाए। हाँ, लेकिन राज्यसभा के कार्य पे प्रश्न उठते रहते हैं, तो वो तो काफ़ी डिटेलिंग की बात होगी। वो तो कभी जब हम मेन पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं बच्चे, तो मैं वहाँ पे बता दूँगा। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए और एक क्रक्स दिया जा रहा है बच्चे कि थोड़े से समय में आप चीज़ों को अगर सुन भी लेते हैं और थोड़ी चीज़ें ध्यान भी रख लेते हैं, तो पेपर में इसका कहीं ना कहीं आपको एक तरह से क्या मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। चाहे आप KVS का पेपर दे रहे हैं बच्चे, नवोदय विद्यालय का दे रहे हैं, SSC का भी पेपर दे रहे हैं, जनरल स्टडी का बच्चे, तो वहाँ पर भी इसका बेनिफिट मिलता है। उत्तर प्रदेश SI का लोग पेपर देते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चे। ब्लॉक
एजुकेशन ऑफिसर्स का होता है बच्चे, उसमें भी ये प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। यूपी टेट में भी जो सोशल साइंस का पेपर पार्ट होता है बच्चे, वहाँ पर भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको फैक्चुअल पता है तो बच्चे आसानी से उसमें आपको सुविधा मिल सकती है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, तो आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है बच्चे, ठीक है ना। तो जनरली जो धन विधेयक होता है बच्चे, वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक जो पेश होता है बच्चे, वो लोकसभा में पेश होता है, और लोकसभा में पेश हो जाने के बाद पूरा डिस्कशन और पास हो जाने के बाद वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर शक्तियां लोकसभा के तुलना में कम होती हैं। मतलब अगर राज्यसभा धन विधेयक में कोई परिवर्तन करना चाहता है या परिवर्तन के लिए कोई सलाह देना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं स्वीकार लोकसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा अगर धन विधेयक को पास नहीं करता है बच्चे, तो उसके पास शक्ति होती है कि 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है बच्चे। अगर 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा के द्वारा, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, तो माना जाता है कि राज्यसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया है बच्चे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो धन विधेयक होता है बच्चे, वो सबसे पहले किस सदन में आता है, तो लोकसभा में आएगा बच्चे। इसी तरह से कुछ विधेयक होते हैं बच्चे जिसपे, वैसे तो विधेयकों का हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। एक तो साधारण विधेयक बोला जाता है बच्चे, एक आपका धन विधेयक हो गया, एक आपका वित्त विधेयक हो गया, और एक आपका संविधान संशोधन विधेयक हो गया। तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। अब ये भी आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि अच्छा, ये 4 प्रकार के विधेयक हैं, तो ये कौन बताएगा कि कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो ये भी अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर को दिया गया। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और लोकसभा का जो स्पीकर होता है बच्चे, वही वर्गीकरण करता है, क्लासिफिकेशन करता है और सर्टिफाइड करता है बच्चे, ठीक है ना। उसके ऊपर एक सर्टिफिकेशन देगा कि ये विधेयक जो है वो धन विधेयक है, और ये जो विधेयक है वो क्या है, साधारण विधेयक है। तो साधारण विधेयक और धन विधेयक में जो अंतर किया जाता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं अंतर जो होता है बच्चे, वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक को लेकर तो लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होती हैं, राज्यसभा के पास कम शक्तियां होती हैं। क्या वित्त विधेयक को लेकर भी राज्यसभा के पास कम शक्तियां होती हैं, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो वित्त विधेयक होता है बच्चे, वो 2 पार्ट में आता है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी को लेकर। तो वहाँ पर जनरली क्या हो जाता है, राज्यसभा के पास शक्तियाँ थोड़ी सी ठीक ठाक प्राप्त हो जाती हैं राज्यसभा को, लेकिन धन विधेयक को लेकर थोड़ा सा राज्यसभा के पास शक्तियाँ कम होती हैं बच्चे। आपसे प्रश्न होगा, क्या धन विधेयक पे संयुक्त बैठक कराई जा सकती है, तो उसका आंसर है नहीं। संयुक्त बैठक धन विधेयक पर नहीं होती है बच्चे, ये आपको ध्यान में रखना है। ज्वाइंट सीटिंग बच्चे धन विधेयक पर नहीं कराया जाता है। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है बच्चे, उस पर भी एक प्रकार से, उसके ऊपर भी एक प्रकार से क्या किया जाता है, संयुक्त बैठक नहीं कराया जाता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कितने दिन तक रोक सकता है, ये बहुत फेमस प्रश्न है बच्चे, ठीक है। ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तुम जितना भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे बच्चे, और जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें पता होता है बच्चे, ठीक है ना बच्चे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं पता नहीं होती हैं बच्चे, जैसे लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्या राज्यसभा में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो उसका जवाब है नहीं। प्रश्न थोड़ा सा जटिल जो होता है, वो राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष को लेकर बच्चे थोड़ा सा प्रश्न जटिल हो जाते हैं, उस पर बाद में हम बात करेंगे बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है बच्चे, ठीक है ना। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं बच्चे, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा के उपसभापति का क्या होता है, निर्वाचन होता है बच्चे। उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। राज्यसभा के जो तत्कालिक सदस्य होते हैं बच्चे, उस तत्कालिक सदस्य के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उसी प्रस्ताव के द्वारा राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वो क्या कर लिया जाता है, नियुक्त कर लिया जाता है। कार्य क्या है उपाध्यक्ष, जब सभापति अनुपस्थित हो बच्चे, तो सभापति का कार्य जो है वो उपसभापति करता है बच्चे। अगर सभापति है तो फिर वो उपसभापति नहीं होगा बच्चे, या उपाध्यक्ष नहीं होगा,
होगा, फिर वो एक राज्यसभा का सदस्य के तौर पे वो सदन में बैठता है और सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चे, आपसे क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है, केसेस मतलब संविधान को लेकर कई केसेस हुए हैं, जैसे हमने केशवानंद भारती केस में पिछले पार्ट में बात किया था बच्चे। आज हम बात कर लेते हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ। तो जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ था बच्चे, ठीक है ना, इसमें संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की क्या की गई है, पुष्टि की गई है। संविधान के बुनियादी ढांचा तो केशवानंद भारती केस से निकल कर आता है, मिनर्वा मिल्स में थोड़ा सा और सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, थोड़ा जोर से बोला, दबाव बनाकर बोला कि नहीं, जो संविधान का बुनियादी ढांचा है बच्चे, उसमें संसद यानी संघ सरकार को संशोधन करने का अधिकार नहीं। मतलब संसद जो है बच्चे, वो संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, बाकी के क्षेत्रों में संसद को संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया, आर्टिकल 368 के तहत दिया गया। जबकि तुम मूल अधिकारों पढ़ोगे बच्चे तो वहाँ पे आर्टिकल जो 13 है ना, उसमें विधि की व्याख्या की गई है, तो उसको भी लोग मान ले रहे थे कि इस विधि के द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जो साधारण विधि है। तो अनुच्छेद 13 के तहत आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन करने के लिए 368 की जरूरत पड़ेगी, और प्लस बच्चे ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं संविधान के बुनियादी ढांचे में तो मैं संशोधन नहीं कर रहा। अगर आप करेंगे संविधान के बुनियादी ढांचे में, तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था पीआईल करती है बच्चे, तो उस पीआईल याचिका में हो सकता है बच्चे कि जो संशोधन किया गया और कहीं ना कहीं अगर वो संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर रहा है, तो फिर संसद उस बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए संसद के बनाए हुए कानून को अवैध घोषित कर सकती है बच्चे। ये मिनर्वा मिल केस में बोला गया था, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बैठते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा की बैठक के लिए कोरम अथवा गण पूर्ति कितनी है बच्चे। यानी लोकसभा की बैठक अगर हमें करानी है, लोकसभा की बैठक होनी चाहिए, तो लोकसभा की बैठक होनी चाहिए तो उसके लिए कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए कम से कम। तो लोकसभा के सीट का 1/10, यानी लोकसभा की जो सीट है बच्चे, उसका 10वां भाग जो होगा, और 10वें भाग पर जो एक संख्या निकलेगी, उतने सदस्य अगर होंगे बच्चे तभी लोकसभा की बैठक हो सकती है। तो कोरम कितना है बच्चे, 1/10। किसका, लोकसभा के सीट का बच्चे। अब लोकसभा की अधिकतम सीट 552 होती है, उसका 1/10 आप निकाल लीजिएगा, या वर्तमान का निकालना पड़ेगा 1/10, तो आप 10वां भाग उसका निकाल लीजिए। 10वां भाग में जितना नंबर प्राप्त होगा उतने सदस्य होंगे तभी लोकसभा की बैठक होगी। और राज्यसभा की जो सीट है बच्चे, उसका भी गणपूर्ति और कोरम जो होता है 1/10 ही होता है, तो 1/10 सदस्य वहाँ पे होंगे बच्चे, तभी बैठक हो सकती है, वरना बैठक नहीं। ठीक है बच्चे। आगे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 17वशान हो जाने पर संसद के सदनों की बैठक कौन आमंत्रित कर सकता है बच्चे। 17वशान का मतलब होता है संसद में जो बैठक चल रही है बच्चे, ठीक है ना, संसद में जो बैठक चल रही थी, ठीक है ना, उस बैठक को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, या संसद की जो सदन की कार्यवाही चल रही थी बच्चे, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त घोषित कर दिया गया बच्चे। और दोबारा से अगर सदन की बैठक बुलानी है बच्चे और उसमें निश्चित काल अगर जुड़ा हुआ है, तो फिर वो राष्ट्रपति के आदेश से ही होता है। तो 17वशान का जो पावर है बच्चे, शक्ति, जो 17वशान करने की जो शक्ति दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है। और सत्र को आहूत करने की जो शक्ति दी गई है, सत्र को आहूत करने की जो शक्ति है बच्चे, वो भी शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बच्चे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित प्रथम लोकसभा के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे बच्चे, अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित प्रथम लोकसभा के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे बच्चे। तो वहाँ पे जब आते हैं बच्चे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर,
गणेश वासुदेव जो मावलंकर हैं बच्चे, वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। शून्य काल से क्या अभिप्राय है, या शून्य काल का समय क्या होता है बच्चे, ठीक है ना। तो जो शून्य काल होता है बच्चे, उसका समय 12 से 1 बजे का होता है, ठीक है ना। और शून्य काल में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से सार्वजनिक मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकता है बच्चे। ये शून्यकाल का अभिप्राय होता है। फिर से बोल देता हूँ बच्चे, शून्यकाल क्या होता है, यानी 12 बजे से जो 1 बजे का समय होता है बच्चे, इसको हम लोग शून्यकाल बोलते हैं। और शून्यकाल में किसी भी सांसद को किसी भी मंत्री से सार्वजनिक मुद्दे पर बिना पूर्व अनुमति के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है बच्चे। लेकिन सार्वजनिक मुद्दा होना चाहिए बच्चे, राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा होना चाहिए, पूरे राष्ट्र के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा होना चाहिए बच्चे। इस चीज को शून्यकाल बोलते हैं। तो शून्यकाल में बिना अनुमति के आप प्रश्न पूछ सकता है बच्चे, कोई भी सांसद पूछ सकता है, और वहाँ पे मंत्री महोदय को क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। प्रश्नकाल का समय, यानी प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 11 से 12 बजे का होता है। 12 बजे से 1 बजे का जो कार्यकाल होता है शून्यकाल। शून्यकाल की खोज किसने की है, तो भारतीय संसदीय प्रणाली की ये देन है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो शून्यकाल है बच्चे, इसको ये जो कंसेप्ट है वो किस देश के संसदीय प्रणाली से उत्पन्न हुआ है बच्चे, तो जनरली ये भारतीय संसदीय प्रणाली से, ठीक है ना, उत्पन्न हुआ एक, ठीक है ना, कंसेप्ट है बच्चे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बच्चे। आगे आते हैं बच्चे, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि संसद की किस समिति का सभापति आम तौर से विपक्ष के किसी सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है बच्चे। संसद की किस समिति का सभापति आम तौर से विपक्ष के किसी सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है बच्चे। तो संसद में 2 महत्वपूर्ण समितियां हैं, तो सारी की सारी महत्वपूर्ण समितियां, लेकिन 2 बहुत अब महत्व रखती हैं बच्चे। एक तो उसमें प्राक्कलन समिति आती है, जिसको आप लोग एस्टिमेट कमिटीज बोलते हैं, और दूसरी कमिटीज आती है बच्चे पब्लिक अकाउंट कमिटीज, जिसको हम लोग लोक लेखा समिति बोलते हैं। तो जो लोक लेखा समिति होती है बच्चे, उस लोक लेखा समिति का जो सभापति होता है या जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष दल से होता है बच्चे, विपक्षीय नेता होता है, वो विपक्ष दल से आएगा। और लोक लेखा समिति जो होती है बच्चे, उसमें 22 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य आते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होंगे, 22। 15 सदस्य लोकसभा से आएंगे और 7 सदस्य जो आते हैं वो राज्यसभा से आते हैं बच्चे। और 22 में अध्यक्ष भी जुड़े होते हैं बच्चे, 22 सदस्य में अध्यक्ष भी होते हैं। और अध्यक्ष हर समय लोकसभा के विपक्ष का ही होगा बच्चे। लोकसभा में भी जो विपक्षीय दल है, वहां से लोकसभा के विपक्षीय दल से किसी नेता को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। क्या ये कहीं लिखा गया है? नहीं, ये राजनीति संस्कृति है बच्चे, हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। और ये पॉलिटिकल कल्चर में ऐसा चला आ रहा है प्रचलन में, क्योंकि इससे समिति में काफ़ी एक तरह से ट्रांसपेरेंसीज रहेगी, पारदर्शी रहेगी, समिति तटस्थ रहेगी बच्चे, क्योंकि अध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्य करना होता है। तो 22 सदस्य होते हैं बच्चे, जिसमें दोनों सदनों से सदस्य आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। काम क्या है इसका, कार्य क्या करेगी लोक लेखा समिति? तो जो लोक लेखा समिति होती है बच्चे, इसका कार्य ये होता है कि कैग के द्वारा की गई ऑडिटिंग का दोबारा से क्या करना, पुनः परीक्षण करना, वो लोक लेखा समिति करती है बच्चे। कैग ने जो सरकार की ऑडिटिंग की है, उस ऑडिट रिपोर्ट का पुनः परीक्षण करने का जो अधिकार दिया गया है बच्चे भारतीय संविधान में, वो लोक लेखा समिति को दिया गया है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे। क्लियर इतनी चीजें? ये क्वेश्चन था बच्चे। आगे पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। आपसे काफी एक कठिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। किन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है? तो वहां पे जनरली आता है तारांकित प्रश्न, उनको हम लोग तारांकित प्रश्न बोला जाता है, ठीक है ना। प्रश्न काल में 2 तरह से उत्तर दिए जाते हैं, एक तो लिखित अतारांकित बोलते हैं, और एक क्या होता है, मौखिक। तो मौखिक को तारांकित और अतारांकित को, लिखित को अतारांकित बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। अतारांकित प्रश्नों का वहाँ पे आपको अल्प सूचना देनी पड़ेगी, और उसमें एक समय दिया जाता है, उसमें उतना जवाब लिख कर दिया जाता है बच्चे।
ठीक है बच्चे, आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए। बच्चे, किस कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए। बच्चे, इस प्रकार के प्रस्ताव को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट के दौरान इस तरह का एक प्रचलन में ये शब्दावलियाँ रहती हैं। बच्चे, जब बजट चलता है, जब बजट प्रस्तुत होता है तो उस समय इस तरह के शब्द रखे यूज़ होते रहते हैं, शब्दावलियाँ यूज़ होती रहती हैं। बच्चे, जहाँ पे कटौती प्रस्ताव में जहाँ 100 रुपये तक मांग राशि को कम करने की बात की जाती है बच्चे, उसको सांकेतिक कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बजट से ही संबंधित एक प्रश्न है बच्चे कि किस कटौती प्रस्ताव में कहा कौन सा विधेयक संचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देता है। बच्चे, यानी ऐसा कौन सा विधेयक है बच्चे, उस विधेयक के पास होने के बाद ही सरकार को संचित निधि और कोष से पैसा खर्च करने का अधिकार प्राप्त होता है। उस विधेयक को क्या बोलते हैं? तो विनियोग विधेयक बोला जाता है। बच्चे, ये विधेयक पास होगा तभी केंद्र में बैठी हुई सरकार संचित निधि कोष से फंड क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। उससे पहले खर्च करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि संसद जो है बच्चे, यानी जो विधायिका है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो कार्यपालिका पे जो नियंत्रण है बच्चे विधायिका को किसके द्वारा हो जाता है? बजट के द्वारा होता है। और बजट में ये टर्म्स क्या होता है बच्चे, यूज किया जाता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशंस बिल बोलते हैं। ये बिल पास होगा बच्चे तभी सरकार संचित निधि कोष से खर्च कर सकती है। बच्चे, संघ की जो सरकार होती है वो बच्चे उसके 3 कोष होते हैं, संचित निधि कोष, लोक लेखा कोष और एक आपका हो जाता है बच्चे आकस्मिक कोष। तो ये 3 कोष होते हैं और इनमें सरकार, जनता जो भी पैसा सरकार को टैक्स के रूप में या सरकारी कंपनियां जो भी प्रॉफिट करती हैं उस रूप में सरकार के पास जो भी फंड आता है बच्चे वो स्टोर किया जाता है। क्लियर है बच्चे? ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ये है बच्चे, सुनिए ध्यान से। भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के शासन का मूल आधार क्या था? भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के शासन का मूल आधार क्या था बच्चे? तो वहाँ पे ऑप्शन टिक करना होता है, भारत शासन अधिनियम 1935। यानी जब देश में 15 अगस्त 1947 से लेकर अगर 26 जनवरी 1950 तक आते हैं बच्चे, तो इसके बीच में तो हमारा संविधान बन रहा था। तो किस संविधान को आधार बनाकर देश में कार्य हो रहा था बच्चे? तो वो संविधान था भारत शासन अधिनियम 1935। और जैसे ही भारतीय संविधान लागू होता है वैसे ही भारत शासन अधिनियम 1935 का बच्चे, ठीक है ना, जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है बच्चे उसको स्थगित कर दिया जाता है, रोक कर दिया जाता है और वहाँ पे एक संविधान लागू किया जाता है। वो संविधान है बच्चे भारत का संविधान जो कार्य कर रहा है बच्चे। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अब प्रश्न आता है बच्चे कि संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था बच्चे? तो वैसे जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं बच्चे वो सोवियत संघ से, और जो देश समाजवादी होता है जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था होती है बच्चे, वहाँ पे मूल कर्तव्यों पे ज़्यादा बल दिया जाता है। मूल अधिकार जैसी चीज़ें लोगों को प्रदान नहीं की जाती हैं, ये अधिकार होते हैं तो बड़े सीमित रूप में वो अधिकार दिए जाते हैं बच्चे। तो जो मूल कर्तव्य का अवधारणा है बच्चे, जो मूल कर्तव्य का सिद्धांत है, ये हमने सोवियत संघ से लिया है। और भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बच्चे। और फिर शुरू में इसमें 10 कर्तव्य थे बच्चे, लेकिन वर्तमान में आपको 11 रखने हैं, ठीक है। जब हमने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया बच्चे, तो उसके साथ एक मूल कर्तव्य भी हमें मूल कर्तव्यों में जोड़ना पड़ा। तो टोटल मूल कर्तव्य जो है बच्चे वो 11 हैं।
ठीक है ना। लेकिन शुरुआती दौर में जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे, और मूल कर्तव्यों से संबंधित जो समिति बनाई गई थी बच्चे, वो स्वर्ण सिंह समिति है बच्चे। स्वर्ण सिंह समिति की ही सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था बच्चे। और स्वर्ण सिंह समिति के लगभग 8 सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की थी, 2 सरकार के तरफ से थे बच्चे, तो टोटल 10 सिफारिशें थी जो मूल कर्तव्यों में रखी गई थी। बाद में इसमें 11वां मूल कर्तव्य जो था वो क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो वर्तमान में आपको 11 मूल कर्तव्य क्या करने हैं बच्चे, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है आप लोगों को समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी बच्चे। आगे जब बढ़ते हैं बच्चे, तो राष्ट्रपति चुनाव हेतु कौन सी मत पद्धति अपनाई जाती है बच्चे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम लोग किस मत पद्धति का उपयोग करते हैं बच्चे। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बच्चे समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है बच्चे, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए। तो भारत में 2 ही तरीके हैं बच्चे, ठीक है ना। एक तो फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम है बच्चे, एक समानुपातिक या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है बच्चे। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। आगे प्रश्न ये पूछा जा सकता है बच्चे, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है बच्चे। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है बच्चे, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर जो आता है बच्चे वो 6 वीक्स आता है, यानी 6 सप्ताह। यानी राष्ट्रपति ने अध्यादेश के द्वारा कोई कानून लागू कर दिया, अब वो कानून की जो वैधता होती है 6 सप्ताह तक होती है बच्चे, अधिकतम 6 महीने हो सकती है, ठीक है। क्योंकि 2 सदनों के बीच का जो अधिकतम समय होता है बच्चे वो 6 माह का होता है, 6 मंथ का होता है, तो उतना खींच के जा सकता है, ठीक है। और 6 सप्ताह के अंदर ही आपको बच्चे दूसरे सदन से क्या करना होता है, उस चीज़ को एक तरह से क्या करना होता है, पास कराना होता है। तो 6 वीक आपको ध्यान में रखना है, यानी 42 दिन में वो पास होना चाहिए। मतलब उसमें से हो सकता है कि संडे हटा दिया जाता हो। 6 सप्ताह उन्होंने रखा है बच्चे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जमींदारी उन्मूलन कानून का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। जमींदारी उन्मूलन कानून का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है बच्चे, ठीक है ना। जबकि हमने संविधान ही बनाया था सामाजिक न्याय के लिए बच्चे, और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी देखा गया कि यार सामाजिक न्याय को अगर हमें स्थापित करना है तो उसके लिए हमें कानून बनाना चाहिए। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था बच्चे, ठीक है ना, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो जमींदारी प्रथा को रोकने के लिए, जमींदारी उन्मूलन को कंट्रोल करने के लिए बच्चे ही बनाया गया था। और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितने भी कानून थे बच्चे, जो कानून था बच्चे, उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया था। 9वीं अनुसूची क्या थी बच्चे, यानी अगर सरकार ने जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अगर कोई कानून बनाती है और अगर उस कानून को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है बच्चे। यानी कोई सरकार ने कानून का निर्माण किया और लग रहा है कि इस कानून के द्वारा लोगों के अधिकार जो होंगे वो क्या होंगे, हनन होंगे बच्चे, और लोग अपने अधिकारों के बचाव के लिए न्यायपालिका से मदद मांगे। और उस समय न्यायपालिका सरकार के अगर इस कानून को अवैध घोषित कर देती है बच्चे, तो इसमें कुछ लोगों का फायदा होगा और बहुत सारे लोगों का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो सरकार ने बहुत लोगों के फायदे को देखते हुए 9वीं अनुसूची रखी थी, संविधान में जोड़ी थी बच्चे, और उसमें कानून बनाकर क्या कर जाएगा, लाकर रख दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी देखा गया कि 9वीं अनुसूची रखा गया था एक बड़ी जनसंख्या को बेहतर हित, बड़ी जनसंख्या का बेहतर हित और कल्याण करने के लिए। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो गया कि एक बड़ी जनसंख्या का हित और कल्याण क्या हो रहा था, रुक रहा था,
9वीं अनुसूची में आने के लिए, क्योंकि बाद में 9वीं अनुसूची का बहुत सारे राज्य सरकारों ने चुनावी हितों को ध्यान में रखते हुए बच्चे उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था आरक्षण में। इसलिए बाद में केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है, अगर उसे 9वीं अनुसूची में प्रदर्शित करती है, उसके बाद भी उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है बच्चे, लेकिन शुरू में नहीं था। तो जमींदारी उन्मूलन, लेकिन हमारे देश में तुम देखोगे बच्चे कि पूरी तरह से जमींदारी प्रथा जो थी वो उसका उन्मूलन नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने इस कानून अलग अलग राज्यों में एक साथ लागू ना होने की वजह से अभी भी तुम देखोगे कि हमारे देश में अभी भी सामाजिक विषमता आर्थिक विषमताएं बहुत अधिक है, और कहीं ना कहीं आर्थिक विषमताओं को जमींदारी उन्मूलन के द्वारा ठीक किया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया, उतने संसाधन नहीं थे। लेकिन अभी कोशिश चल रही है बच्चे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो 9वीं अनुसूची से संबंधित है बच्चे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बच्चे। आगे क्वेश्चन ये होता है बच्चे कि किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। वो था 44वां संविधान संशोधन बच्चे, यानी 42वें संविधान संशोधन आपातकाल था बच्चे। आपातकाल में लोकसभा भंग तो नहीं होती है, लेकिन लोकसभा में कोई बैठकें भी नहीं होती, सदन कार्यवाही में नहीं होता। तो उस समय अगर सदन एक कार्यवाही में नहीं होता है बच्चे, तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है इमरजेंसी के वजह से वो कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल से कितने वर्ष कर दिया जाता है, 6 वर्ष। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष का हो गया था। लेकिन 76 और 77 78 के जो चुनाव हुए थे बच्चे, उसमें इंदिरा गांधी सरकार से बाहर हो जाती हैं, जनता पार्टी सरकार में आती है, और उसने भी काफ़ी संशोधन किए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एक तरह से संविधान के अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई थी, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उतना ही एक प्रकार से क्या किया गया था, वापस करने की कोशिश की गई थी बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था, ये ध्यान में रखना है। हाँ, ये लोकसभा का कार्यकाल किस स्थिति में बढ़ाया जाता है, तो वो आपातकाल की स्थिति में, जब सदन में कार्यवाही न हो पाए, और 1 साल तक अगर सदन में कोई कार्यवाही नहीं हुई है बच्चे, तो उस स्थिति में जाकर कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का कहीं जाकर 6 वर्ष हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपसे प्रश्न अगला पूछा जा सकता है कि पंचायती राज अधिनियम 1952, ठीक है, 1992 92, ठीक है ना, पंचायती राज अधिनियम 1992 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चे? तो 92 में जो पंचायती राज अधिनियम लाया गया था बच्चे, उसके द्वारा ही 11वीं अनुसूची को संविधान में क्या किया गया था बच्चे, जोड़ा गया था। तो ये आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज्य से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है बच्चे वो कहीं ना कहीं नगर पालिका से एक प्रकार से क्या है, संबंधित है, जुड़ी हुई है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, पेपर के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा करने का प्रावधान किया गया। बच्चे देखो, कभी कभी ना प्रश्न से भी हमें कुछ सीखने को मिल जाती है। अब प्रश्न से आपको ये भी चीज़ें पता चल गई कि अच्छा, आर्टिकल जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है बच्चे। तो ये भी फाइनेंशियल जो इमरजेंसीज है उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 360 है बच्चे, ठीक है ना, कि आपात की घोषणा करने का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है बच्चे? तो अब तक देखा जाए बच्चे, ठीक है ना, तो 360 यानी 360 जो आर्टिकल है बच्चे, इसका अभी तक भारत में यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन में कुछ एक्सपर्ट और विद्वान बोल रहे थे कि प्रकार से अघोषित वित्तीय आपातकाल है बच्चे, क्योंकि जो वित्तीय आपातकाल की विशेषताएं हैं बच्चे वो लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली, और वो लॉकडाउन जो है एक प्रकार से वित्तीय आपातकाल उसको लोगों ने बोलना शुरू किया अघोषित। वैसे तो आपातकाल की घोषणा होती है, लेकिन एक प्रकार से जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन की जो घोषणा की गई थी वो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी बच्चे। तो ये भी कभी कभी जो लोग थोड़ा सा सिविल सर्विसेज या फिर बच्चे, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस की जब परीक्षाएं देते हैं बच्चे, तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा उन्हें समझनी पड़ती है बच्चे, ठीक है ना, कि ये एक प्रकार का जो हमें दिख रही हैं चीज़ें, ये कहीं ना कहीं वित्तीय आपातकाल जैसी चीज़ें हैं बच्चे। लेकिन ये अघोषित वित्तीय आपातकाल इसको इसलिए बोला जा रहा है बच्चे क्योंकि ये घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की गई थी,
ये घोषणा जो हुई थी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी लॉकडाउन के माध्यम से, और उसमें भी लोगों को अपने घरों में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, जहाँ पे लोगों के घूमने पर एक प्रकार से क्या था, प्रतिबंध था। तो एक तरह का आपको ये भी सीखने को मिला कि महामारी जैसी जब समस्याएं आती है तो उस प्रकार महामारी की स्थिति में भी बच्चे आपातकाल की घोषणा व्यवहारिक रूप में हो जाती है। सैद्धांतिक रूप में तो कहीं लिखा नहीं गया ना, तो आप आर्टिकल 352 में भी नहीं आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, 356 में भी नहीं मिलता और 360 में भी नहीं मिलता। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं जो आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। तो वित्तीय इसमें जजेस जो होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों बच्चे, हाई कोर्ट के जजेस हों, केंद्रीय कर्मचारी हों, राज्य कर्मचारी हों बच्चे, उनकी सैलरी एक तरह से क्या की जाती है, कम की जाती है। तो इस तरह की विशेषता इस लॉकडाउन में भी दिखा था, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था थी बच्चे वो भी बहुत खराब हो गई। पिछली जो क्वार्टरली जीडीपी आया था वो लगभग -23% तक पहुंच चुका था बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से कारण बने थे बच्चे, ठीक है ना, आपातकाल का। अब इससे निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। और जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो सरकार को सलाह दे भी रहे हैं कि जितनी भी सरकारी एसेट्स हैं बच्चे, जो पब्लिक एसेट्स हैं, उसका सरकार क्या करे, प्राइवेटाइजेशन करे, तभी सरकार के पास कैपिटल आएगा और फिर उस कैपिटल के थ्रू इकोनॉमी को क्या किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन चलिए तो काफ़ी डिटेल में हो गया। आपसे बस क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है, तो उसका जवाब है एक बार भी नहीं लगी है अभी तक तो भारत में, ठीक है। ये मैंने एक समझ के लिए आपको चीज़ें बताई थी बच्चे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसीज का आर्टिकल क्या है बच्चे, तो 360 यानी जो 360 आर्टिकल है बच्चे वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी से, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो काफ़ी जगह पे काम करेगा बच्चे। चाहे आप बिहार पीसीएस का पेपर दे दीजिए, स्टेट पीसीएस का पेपर दीजिए, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। तो अगर इन चीज़ों को आप रिवाइज कर लेते हैं बच्चे तो उसका काफ़ी आपको एक तरह से क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेगा बच्चे। ठीक है बच्चे, आगे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जो काफ़ी थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस हो सकता है बच्चे। वो क्वेश्चंस ये है कि किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय मैंने पहले भी बताया था बच्चे कि जो राज्य सूची के विषय होते हैं बच्चे, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभाओं का होता है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ व्यवस्था की गई है बच्चे कि राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून का निर्माण कर सकती है बच्चे। वो कब कर सकती है, जब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाए और उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद राज्य सूची के विषय पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है, लेकिन राज्य सूची का वो विषय राष्ट्रीय महत्व से संबंधित होना चाहिए बच्चे। तो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित कोई संबंधित विषय है बच्चे, ठीक है, और उस पर संसद के द्वारा कानून का निर्माण होना चाहिए, तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा और उस प्रस्ताव को आपको पास करना पड़ेगा। और जब प्रस्ताव पास होगा बच्चे, तभी संसद क्या कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है बच्चे। जैसे या राज्यसभा चाहता है कि कुछ और भी अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएं, तो उसके लिए भी राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, संसद अपनी सहमति देती है, फिर जाकर वो चीज़ें होती हैं बच्चे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि 2/3 बहुमत से, ठीक है ना, एक प्रस्ताव राज्यसभा में लाना पड़ेगा। इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि बच्चे राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है बच्चे। राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और जो लोकसभा है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है बच्चे, ठीक है। और एक बैलेंस रहे बच्चे, इसके लिए ही बच्चे पॉलिटिकल कल्चर में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था करते हैं। राज्यसभा लोकसभा को कंट्रोल करती है, वरना लोकसभा की मोनोपोली हो जाएगी बच्चे, डिक्टेटरशिप आनी शुरू हो सकती है और फिर लोगों के अधिकार क्या हो सकते हैं, हनन हो सकते हैं। इसीलिए दूसरे सदन की व्यवस्था की गई है कि एक सदन मनमानी करना शुरू न कर दे किसी कानून को निर्मित करते समय, तो उसको एक तरह से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं और अगला एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1946 तक भारतीय संविधान सभा की बैठक किस हॉल में हुई थी बच्चे? तो सेंट्रल हॉल है बच्चे, केंद्रीय हॉल, संसद का जो सेंट्रल हॉल होता है बच्चे, वहीं पर उसकी बैठक कराई गई थी। तो ये भी कभी कभी प्रश्न जो होता है वो पेपर में पूछ लेता है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक देखते हैं बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं,
उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना किसको देता है बच्चे? तो वहाँ पे आंसर हो जाता है बच्चे, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हुआ, ठीक है, कि राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना किसको देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से पूरे देश को पता चलेगा बच्चे, संसद को पता चलता है। और संसद जो है बच्चे वो सूचना का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चे, जो पूरे देश में सूचना का प्रसार होता है वो संसद से ही होता है बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही रखते हैं। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करिए, और हमारे AB क्लासेस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। और हमारा चैनल है बच्चे, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल AB क्लासेस भी है बच्चे, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे इस तरह की इम्पॉर्टेंट PDF भी जो होगी वो क्या की जाएगी, आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप वहाँ से आसानी से वो PDF भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको सलाह और सुझाव देना है तो आप उस पर सलाह भी दे सकते हैं बच्चे, ठीक है। और दूसरी चीज़ें और भी कुछ चीज़ों को इंक्वायरी करनी है बच्चे, तो www.abclasses.com पे जाकर आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बच्चे, हमारे बारे में जान सकते हैं। और कोई चीज़ पूछनी है तो बच्चे वहाँ पे टेलीफोन नंबर है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, हमें हमसे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।